सौतेली सास का लालच। घर वालों ने दीपा को पहले ही चेता कर भेजा था कि ससुराल में सौतेली सास से थोड़ा बच कर रहना। पर दीपा सोचती थी कि अगर वो सबके साथ अच्छी तरह रहेगी तो कोई उसका नुकसान क्यों करेगा। ससुराल जाते ही पति रितेश ने अपनी पहली बात में दीपा को बताया कि वो अपनी सौतेली मां से बात तक नहीं करता। क्यों? बात क्यों नहीं करते? अरे भले ही सौतेली माँ हो, लेकिन तुमको पाला है उन्होंने ही। जिस तरह पाला है ना, उससे बेहतर होता कि मैं खुद ही पाल लेता अपने आप को। मेरे पिता को लगा था कि बिना माँ के बच्चों के लिए कोई सहारा हो घर में, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो भी आज तक पछताते ही हैं। दीपा को बात समझ तो आ रही थी, लेकिन वो इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो सोचती थी कि जब सास के साथ उसके कोई बुरे अनुभव नहीं है, तो वो क्यों उनके बारे में गलत राय बना ले। पर यह भी बात थी कि दीपा के साथ ना सही सास अपने सौतेले बेटे रितेश में उलझती ही रहती। अरे कैसे नहीं दोगे पैसे? मेरा हक नहीं है क्या? पैसे खर्च करना हक है तो बचाना जिम्मेदारी भी तो होती है। दोनों बाप बेटे चार चार हाथों से पैसे कमा रहे हो, फिर भी पैसे देने में मौत आती है। अरे तुम कमाती तो कीमत पता होती मेहनत की और पैसों की। और पैसे तुमको 4 दिन पहले ही तो दिए थे। 10,000 रुपये लिए थे तुमने महीने के राशन के लिए, लेकिन 1 हफ्ता भी राशन नहीं चलेगा। हमें समझ में नहीं आता क्या कि तुम अपने मायके वालों का भला कर रही हो? अरे भला तो उन्होंने किया है आप पर, मुझे यहाँ भेजकर। अरे ले जाए मेरी बला से वापस तुमको। उस घर से डोली उठी थी, इससे अर्थी उठेगी। अब पैसे दे दो वरना मुझे निकलवाना आता है। अरे धमकियां देती रहती हो। वो तो भला हो बेटे का जो कमाने लगा है, वरना तुम्हारे खर्च के चक्कर में तो कर्ज लेना पड़ जाता मुझे। दहेज भी तो लाई थी ना मैं। हमने तो मना किया था ना, लेकिन तुमको बड़प्पन दिखाना था। और दहेज में जो लाई थी वो भंगार हो चुका है, उसे बेच के पैसे कमा लो और मुझे बख्श दो। मेरे भाई को बताऊंगी कि आप क्या बोल रहे हो मुझे। अरे भाई को क्या बताओगी? उसे खुद ही पता होगा। और भाई की धमकी किसे दे रही हो? उसने जो कार ली है उसके पैसे तुमने दिए हैं, ये भी पता है मुझे तो। वरना जो आदमी किश्त में साइकिल भी ना ले सके, वह नगद में कार कैसे ले सकता है? वो ज्यादा। अब तुम ना पैसे दे दो, बहस नहीं करना चाहती मैं तुमसे। 5,000 दे दो, किराने का सामान लाना है। 5 नहीं 6,000 दूंगा, लेकिन तुमको नहीं, बहू को। घर में बहू आ गई है, अब वो जिम्मेदारी संभाल लेगी। तुम बुढ़िया हो गई हो, आराम करो। ससुर बहू को पैसे देकर वहां से निकल जाते हैं। बहू का घर में आते ही सास की चीजों का यूं हिस्सा बन जाना सास को बहुत खल रहा था, लेकिन सास उस वक्त कुछ नहीं बोली और सही मौके का इंतजार करने लगी। एक दिन सास अपने भाई सियाराम को घर बुला लेती है। बहू के हाथ में घर की चाबी जा रही है, कुछ कर भाई, वरना घर में मेरी मर्जी नहीं चली तो तेरा भी घर नहीं चलेगा। अरे करूंगा ना दीदी, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक तरकीब है। सियाराम अपनी बहन के कान में कुछ फुसफुसाता है। कुछ दिन बाद बहू बाजार में किसी काम से जाती है और घर पे सास अपने पति से कहती है, बहू के लक्षण ना ठीक नहीं दिखते। बाजार की जिम्मेदारी दे तो दी है, पर आवारा हो गई है अपनी बहू। क्या बक रही हो? अरे थोड़ी देर तो हो ही जाती है बाजार में, ट्रैफिक वगैरह भी तो होता है। रितेश भी वहां मौजूद था और अपनी सौतेली माँ को जवाब देना चाहता था, पर क्योंकि वो माँ से बात ही नहीं करता था तो चुपचाप सुन रहा था। आज भी सुबह से बाजार गई हुई है, इतना सामान भी नहीं लाना था कि इतना टाइम लगे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे बहू पे शक मत करो, कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? सबूत तो है। आज मेरा भाई सियाराम बहू के पीछे गया था, उसने व्हाट्सएप किए हैं कुछ फोटोज, किसी लड़के के साथ घूम रही है बहू। रितेश और उसके पिता ये सुनते ही फोटोज देखते हैं। रितेश आग बबूला हो जाता है। तभी बाहर गाड़ी की आवाज आती है।
सब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बहू एक गाड़ी से उतरी है और गाड़ी वाला वहां से जल्दी से निकल जाता है। देखो, छोड़ने भी आया था। वाह बहू, आते ही गुल खिला दिए। कौन था वो? अरे आपका दोस्त था विवेक, आप ही ने तो भेजा था। मैंने? हाँ, उसने बोला कि मैं रितेश का दोस्त हूँ। रितेश ने शॉपिंग में मदद के लिए भेजा है। मैं आपको घर तक छोड़ भी दूंगा। तुम कमरे में चलो, बताता हूं तुमको। मुझ पर ही अपनी गलती का ठिकरा फोड़ रही हो। सास मन ही मन ये सोच के खुश हो जाती है कि अब तो बहू की खैर नहीं। रितेश दीपा को कमरे में ले जाता है। सच बताओ, क्या हुआ था? कौन है वो? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड या कोई नया? हाँ, आपका दोस्त। आपने? अरे मैंने किसी को नहीं भेजा। आपकी कसम, मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? यकीन तो करना पड़ेगा ना। गुस्सा कम करो और सोचो। रितेश आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाता है और दीपा से कहता है, अब मैं नाटक करूंगा, तुम पर चिल्लाने का नाटक, और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सच सामने लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। रितेश जोर जोर से दीपा पर चिल्लाने लगता है और थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फेंकता भी है। बाहर खड़ी सास के मन में खुशियों के लड्डू फूट जाते हैं। चलो, अभी तुम्हारे मायके छोड़कर आता हूं। रितेश दीपा को बिना सामान के ही घर से बाहर ले जाता है। सास खुशी से फूली नहीं समा रही। बहू घर से जा चुकी थी, अब पूरी सत्ता उसी की थी। शाम को रितेश और उसके कुछ दोस्त घर में आते हैं। उनके साथ वो आदमी भी होता है जो दीपा को छोड़ने आया था और अपना नाम विवेक बता रहा था। पिताजी, पिताजी, माँ को तो बुलाइए, किसी से मिलवाना है। माँ और पिताजी वहां आ जाते हैं। तो विवेक बन के घूम रहे थे बहू रुपया जी, अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो, इसके पहले कि हम अपना विवेक खो दें। मुझे आपकी पत्नी के भाई सियाराम ने पैसे दे के कहा था कि आपकी बहू के पास जाके उनको बोलूं कि मैं रितेश का दोस्त हूँ। पूरा प्लान था कि रितेश की माँ घर पे दीपा के खिलाफ शक भरेगी और फोटो भेज के उसको फंसा देंगे। लेकिन फोटो देखते वक्त मैंने गाड़ी का नंबर भी देख लिया और इन भाई साहब को भी खोज लिया। अब पिताजी, घर के शासक आप हैं, बताइए क्या करना है। बहू को ले आओ वापस। बहू तो कहीं गई ही नहीं थी पिताजी। दरअसल दीपा से मैं लड़ा ही नहीं था। कमरे में हमने नाटक किया था। जब माँ मतलब मेरी सौतेली माँ नाटक दिखा सकती है तो कुछ नाटक तो मुझे भी आता ही है। दीपा अंदर आ जाती है। सासू माँ, आपको अगर मुझसे कोई दिक्कत थी तो बता देती। अरे कैसे बताती, मेरे सम्मान की बात थी। तो तुमने झूठ बोल के बहू के सामान के साथ खिलवाड़ किया। अब तुम्हें तुम्हारे भाई के घर जाना पड़ेगा और वहीं अपना सम्मान ढूंढ लेना। यहाँ तो तुम्हारा बहुत हो चुका सम्मान।